हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आपकी रिवीजन मैं करा रहा हूँ, जो इग्नू स्टूडेंट है और जिनका एग्ज़ाम नियर है या वो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, जिसमें मैं आपको इग्नू की जो बुक आपकी पीडीएफ है, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है ये। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और कोई बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। थियोरिकल पार्ट से तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है और क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, तो अच्छी है। लेकिन क्या करें, बच्चों को लगता है कि ये यार इतना पता नहीं क्या हो जाता है कि उन उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो मेरा काम ये है कि इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि अगर आप एक चीज़ को समझ लोगे तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसी बुक से, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो इससे पहले की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। और ये इसका दूसरा पार्ट है चैप्टर 1 का, जिसमें मैं आज की जो टॉपिक है वो है आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बेसिकली दो चीज़ों को देख के चलते हैं कि पहला, कि वो बिज़नेस कैश बेसिस पे काम कर रहा है या एक्रूअल बेसिस पे काम कर रहा है। या कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस जो है, ये देखा जाता है कि वो कैश बेसिस पे काम कर रहा है या एक्रूअल बेसिस पे काम कर रहा है। तो हम वन बाय वन इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे कि कैश बेसिस क्या होता है और एक्रूअल बेसिस क्या होता है। कैश बेसिस अकाउंटिंग में इसमें लिखा है, इन दिस सिस्टम अकाउंटिंग इंटायर आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव और कैश पेड। यानी इसमें जो अकाउंटिंग उन कंपनीज या उन बिजनेस वालों के लिए ये अकाउंटिंग किया जाता है जो कैश में लेन देन करते हैं, यानी सारा चीज़ कैश में, अगर कैश आया और कितना कैश गया, ये सारी ट्रांजैक्शन। इसमें उधार की ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं ली जाती है। ये एक आ, इसका जो है नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि इसमें हम जो भी लेन देन करेंगे ओनली कैश बेसिस पे करेंगे। आप कहोगे इसका कोई एग्जांपल है क्या सर कि कैश बेसिस पे कोई चीज़ की जाती है? अभी भी ओबियसली की जाती है। अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे वो कैश बेसिस ही काम करते हैं कि जब आप वहाँ से निकलते हो तो आपको बिल पकड़ा दिया जाता है और फिर आप जो है उसकी, जब तक आप बिल की पेमेंट नहीं कर देते हो तब तक आपको जो है बाहर निकलने नहीं दिया जाता एक तरीके से। तो कह सकते हैं कि वो ऐसी ऐसी जो है कुछ कंपनीज जो है कैश बेसिस पे काम करती है, जिनमें जो है ट्रांजेक्शन कैश बेसिस में उधार नहीं होता। तो वही कह रहा है, इन अदर वर्ड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव एंड पेड। बात खत्म। यही अभी यहाँ पे है। द इनकम अर्न बट नॉट एट रिसीव, ये होता है एक्रूड इनकम, कि इनकम अर्न होना है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ऐसी इनकम को हम एक्रूड इनकम बोलते हैं। और वो एक्सपेंस जो अभी तक पे नहीं हुआ उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो वो क्या कह रहा है, आर कंप्लीटली इग्नोर। ये लो, यानी जब हम कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हैं तो उधार की ट्रांजैक्शन, अभी मैंने कहा, नहीं लेते। चाहे पेमेंट करनी हो या किसी से पैसा मिलना हो, उसकी एंट्री यहाँ नहीं करते। यहाँ पर सारी चीज़ें तब करेंगे जब पे हो गया हो या कोई चीज़ रिसीव हो गया, आपके हाथ में कैश है, देन फिनिश। ओके। तो अगर मैं आपसे कहूँ कैश बेसिस में क्या है, तो आप सिंपल सा ये कहेंगे, कैश बेसिस अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होता है जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो कब रिकॉर्ड किया जाता है, जब पैसा आए और आपको किसी को पैसे पे करना हो। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें उन ट्रांजैक्शंस को शामिल नहीं किया जाता है प्रॉपरली, जो चाहे आप उधार ले रहे हो या उधार जो है प्रॉपरली आपको मिल रहा हो। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को, ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ नहीं दिखाते हैं, यहाँ सिर्फ कैश बेसिस पे बात होता है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। इसका उल्टा, अगर आपको कैश बेसिस की चीज़ें समझ में आती है तो एक्रूअल बेसिस की चीज़ें आपको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अटेम्प्ट टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन पीरियड इन विच दे आर ओकर और नॉट पीरियड इन विच अमाउंट। यानी हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो पैसा मिला हो या बाद में मिलना हो। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन का भी यहाँ पर एंट्री की जाती है, और वो पैसा जो अभी तक मिला नहीं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, या कोई इनकम किसी से मुझे लेना है और अभी तक मुझे मिला नहीं है लेकिन हाँ मिलेगा फ्यूचर में, तो उस सारी चीज़ों को जो है हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं।
ठीक है। तो कैश बेसिस में हम सिर्फ कैश के लेन देन को, यानी पैसा आएगा और जाएगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, उन उधारों को हम वहाँ पे नहीं दिखाते। यहाँ पर हम कैश बेसिस को भी शामिल करते हैं, और अगर ट्रांजैक्शन क्या बोलते हैं उधार में हुआ है उसको भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो इस अकाउंटिंग को हम मर्चेंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट बाइंग एंड सेलिंग अदर ऑपरेशन एंटरप्राइजेज ड्यूरिंग द पीरियड मे नॉट कोइंसाइड विद द पीरियड ड्यूरिंग द विच दे रिलेटेड टू कैश रिसीव। ये मैटर नहीं करता कि पैसा उसी महीने मिला हो या ना मिला हो, आगे मिलेगा ना बस, लेकिन रिकॉर्ड हम करेंगे, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर द रेंट फॉर द मंथ दिसंबर इज पेड इन जनवरी 2018, तो एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल इट वुड बी टेकन P&L ऑन 17। भाई सीधी सी बात है, इस 17 के का रेंट अगर आप 18 में पे करोगे तो मैं 18 में इसको नहीं दिखाऊंगा, मैं इसे 17 में दिखाऊंगा, ना कि 18 में, क्योंकि वो 17 का रेंट है, 17 के दिसंबर का रेंट है। बेशक उसने जनवरी के 18 में दिया, लेकिन वो रेंट जनवरी का नहीं था, वो दिसंबर का रेंट था जो कि 2017 से रिलेटेड था, इसलिए मैं उसे 2017 में दिखाऊंगा, ना कि 2018 में। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, यानी हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं, इनमें हम सारी चीज़ें लेते हैं, चाहे प्रीपेड इंश्योरेंस हो, सैलरी हो या एडवांस पेड हो, चाहे इनकम आपको रिसीव हुई हो उस समय या एडवांस रिसीव हुई हो, उन सारी चीज़ों को, अब वही वाली बात है कि यहाँ पर हम उन सारी चीज़ों को नहीं दिखाते जो एडवांस में होता है। हम आउटस्टैंडिंग को तो प्लस कर देते हैं, लेकिन जो चीज़ एडवांस है उसको हम यहाँ नहीं दिखाते। एडवांस का मतलब ऐसे सपोज कर लो कि कोई बंदे ने आपको कह सकते हैं कि अगर 1 साल का पहले ही एडवांस में दे दिया, अगर मैं कहूँ 2022 चल रहा है, अगर आपको किसी ने 2023-24 का अगर आपको पैसा दे दिया, तो वो फ्यूचर के लिए है, क्योंकि अभी आप P&L इस साल का बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट इस साल का बना रहे हो, तो हमें इस साल का ही शो करना पड़ेगा, अकाउंटिंग तो यही कहता है हमें। तो इसीलिए हम उन सारी ट्रांजेक्शन्स को जो लेंगे जो इस साल का है लेकिन मिला नहीं, लेकिन मिलेगा, तो इसलिए हम उसको ऐड करते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर आपको एडवांस में दी जाए जो कि फ्यूचर के लिए है, तो हम उसको यहाँ नहीं लेते, इसीलिए एडवांस की सारी चीज़ें यहाँ पे माइनस पहले कर देते हैं, हम ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें कहाँ पॉसिबल है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, शायद अब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्रूअल बेसिस में क्या होता है। एक्रूअल बेसिस में अगर मैं सिंपल सा लॉजिक बोलूँ, एक्रूअल बेसिस में हम कैश बेसिस और उधार बेसिस दोनों को लेते हैं, यानी क्रेडिट बेसिस भी लेते हैं और कैश बेसिस दोनों को शामिल करते हैं, इसलिए उसका नाम एक्रूअल है। कि चाहे पैसा मिला ना हो, लेकिन मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि वो इसी साल का है, इसी महीने का है, चाहे वो बाद में मिले लेकिन मिलेगा, तो इसीलिए हम उसे ऐड कर देते हैं, इसीलिए एक्रूअल वर्ड यूज़ हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई, आप पेपर में आराम से इसे एग्जाम्पल के साथ लिख देना, आपकी बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। अगला है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये तो इससे आपको इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला काम होता है अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग करना, कि सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, पहला काम तो यही है। इन दिस and this is the basic function of accounting. It is essentially concerned with not only ensuring that all business transaction of financial character and fact the recorded but also they are recorded orderly manner, ठीक है ना। तो हमारा काम ये नहीं सिर्फ पहचानना ही नहीं कि ये इकोनॉमिक्स इवेंट है या नहीं है, साथ साथ हम इसको रिकॉर्ड भी करते हैं। दूसरा काम होता है क्लासीफाई करना, क्लासीफाई करके ये बता देना ये कौन से ग्रुप का है, कौन से नेचर का है, ये कौन सा एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, सारी क्लासीफाई। समराइजिंग के लिए भी जो ये है अकाउंटिंग प्रॉपरली एक फंक्शन है, अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है समराइजिंग। दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग ऑफ क्लासीफाइड डेटा मैनर विच द अंडरस्टेबल एंड यूजफुल टू इंटरनल एंड वेल एक्सटर्नल यूजर। इस तरीके से दिखाना, इस तरह से समराइजिंग करना कि ताकि जो इंटरनल यूज़र है और एक्सटर्नल यूज़र, अभी इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं ये ऑलरेडी मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, तो आप पहले वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओबियसली देखना चाहिए क्योंकि ये सेकंड पार्ट है और ये सेकंड पार्ट यानी लास्ट पार्ट है, इसमें आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले की वीडियो थोड़ी लंबी है, ये मेरे ख्याल से कम टाइम की बनेगी,
मे बी 10 मिनट की बने, 10-15 मिनट जो भी है। तो आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये समराइजिंग का मतलब है इस तरीके से क्लासीफाई करना कि अंडरस्टेबल हो, यूज़फुल हो इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए। एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना, ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने पहले उसमें समझा रखा है, तो आपको इतनी सारी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आप चाहो मेरे पहले फर्स्ट वीडियो देख लो, उसके बाद आप ये चीज़। तो मेरे ख्याल से ये पहला चैप्टर आपका ख़त्म है और फर्स्ट चैप्टर आपका इस तरीके से ख़त्म है। अब क्वेश्चंस देखते हैं बैक साइड, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मार्क कर लेना, ठीक है ना, जो कि टर्मिनल क्वेश्चन है। टर्मिनल क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। अ, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आउटलाइन द नीड ऑफ फॉर अकाउंटिंग एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। एंड डिफाइंड अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन नीड फॉर अकाउंटिंग। खैर ये आपको पहले ही वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्ट नोट्स में आप ये पूरे इसको पढ़ने हैं। बुक कीपिंग क्या होती है पहले ही बता चुका हूँ मैं, अकाउंटेंसी क्या होती है ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, और अकाउंटिंग क्या होती है ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। और इसमें कुछ लिखा हुआ है कि दिस क्वेश्चन विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द यूनिट बेटर एंड दे ट्राई राइट आंसर फॉर देम बट डू नॉट सबमिट योर आंसर टू यूनिवर्सिटी फॉर असेसमेंट, दीज आर फॉर ऑन प्रैक्टिस ओनली। तो मेरे ख्याल से उसके बाद ये सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स। ये मैं आपको अगली वीडियो में जो है ये आपको बताऊंगा, मैं अगली क्लास प्रॉपरली उसमें मैं आपको समझा दूंगा। फ़िलहाल के लिए आपको यही फर्स्ट चैप्टर का आप रिवीजन करिए, अगली वीडियो में मैं सेकंड चैप्टर से रिलेटेड बता दूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हीं को